मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में स्थित झंझन देवी का जंगल एक ऐसा इलाका है जहां आमतौर पर लोग बिना वजह जाना पसंद नहीं करते। इसी जंगल के अंदर एक दिन एक जवान लड़का और एक लड़की मौजूद थे। शुरुआत में दोनों सामान्य बातचीत कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी समय एक तीसरा व्यक्ति भी वहां से गुजर रहा था। वह व्यक्ति पास के ही गांव का रहने वाला था। जैसे ही वह उस रास्ते से गुजर रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो वह थोड़ा रुका, फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए छुप छुप कर देखने लगा कि आखिर मामला क्या है। जब उसने उन दोनों को उस हालत में देखा तो कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और एक अजीब सी प्रतिक्रिया भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद चुपचाप वहाँ से चला गया। जहाँ उसे जाना था वहाँ पहुँचते ही उसने सबसे पहले उसी घटना का जिक्र किया। उसने सामने वाले व्यक्ति से कहा कि ज़माना कितना खराब हो चुका है कि अब जंगल जैसे सुनसान स्थान पर भी एक लड़का और एक लड़की आपत्तिजनक स्थिति में नजर आते हैं। उसने यह भी कहा कि उसे समझ नहीं आया कि वे वहाँ क्या कर रहे थे, इसलिए वह वहाँ से वापस आ गया। जैसे ही उसने यह बात उस व्यक्ति को बताई जिसने उसकी बात सुनी, उसका रवैया अचानक से बदल गया। उसने बिना समय गंवाए पास में रखा एक डंडा उठा लिया और फिर उसी व्यक्ति से कहा कि पास में जो कुल्हाड़ी रखी है उसे भी उठा लो और मेरे साथ चलो। दोनों बिना देर किए तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उसने अपनी जेब में कुछ सामान और रख लिया और फिर तेजी से उसी जगह की ओर बढ़ने लगा जहां वह पहले उन दोनों को देखकर आया था। कुछ ही देर में दोनों झंझन देवी के उसी जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि लड़का और लड़की अभी भी लगभग उसी स्थिति में मौजूद थे जैसी स्थिति में वह व्यक्ति उन्हें छोड़कर गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। उधर जब लड़का और लड़की घर वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार वाले धीरे धीरे चिंतित होने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शायद इसी वजह से वे घर से भाग गए। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और चूंकि उनकी जातियां अलग अलग थी, इसलिए परिवार वालों को यह भी डर था कि कहीं यह मामला आगे बढ़कर कोई बड़ा कदम न बन जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने यह फैसला किया कि वे खुद ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन समय बीतता गया और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। देखते ही देखते लगभग 14 दिन गुजर गए। 14 दिन बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। पता चला कि जंगल के पास 2 लाशें मिली हैं। जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस प्रशासन और दोनों परिवार मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा वह बेहद चौंकाने वाला था। जहां दोनों लाशें पड़ी थी वहीं पास में 2 इस्तेमाल किए हुए कंडोम भी पड़े हुए थे। पुलिस ने जब इन कंडोम को देखा तो उनके पास शुरुआत में कोई और ठोस सबूत नहीं था, लेकिन यही एक छोटा सा सुराग आगे चलकर इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी साबित होने वाला था। पुलिस ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गंभीर और आपराधिक घटना हुई है। इसके बाद उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए जांच शुरू की और धीरे धीरे उन्हीं कंडोम की मदद से दोनों कातिलों तक पहुंचना संभव हो पाया। आखिर उस दिन उस लड़का और लड़की के साथ क्या हुआ था और कैसे पुलिस ने इस जटिल केस को सुलझाया, यही हम आज की कहानी में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर की यह सच्ची घटना। यह घटना 11 अगस्त 2017 की है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम साक्षी है, जो BSc फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। उसी कॉलेज में एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम मोनू था। साक्षी और मोनू दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। 11 अगस्त 2017 के दिन ही दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 11 अगस्त 2017 के दिन मोनू और साक्षी ने आपस में एक फैसला किया कि वे कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे ताकि कुछ समय एक दूसरे के साथ अकेले में बिता सके। जब दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कहाँ जाया जाए तो सबसे पहले उसके दिमाग में होटल का विकल्प आया।
लेकिन तुरंत ही उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। उन्हें पता था कि होटल में जाने के लिए पहचान पत्र देना पड़ता है, मोबाइल नंबर दर्ज कराना होता है और कई तरह से सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। सबसे बड़ा डर यह था कि अगर किसी तरह यह बात उनके घर वालों तक पहुंच गई तो बदनामी हो सकती है और मामला बिगड़ सकता है। इसी वजह से दोनों ने तय किया कि वे ऐसी जगह जाएंगे जहां कोई उन्हें पहचानने वाला ना हो। बातचीत के दौरान उन्होंने कई जगहों के बारे में सोचा। कभी नदी के किनारे जाने का विचार आया तो कभी और सुनसान जगह का, लेकिन आखिरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि झंझन देवी का जंगल उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। उन्होंने फैसला किया कि वे वहीं जाएंगे और फिर वहां पहुंचकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। दोनों तय समय पर इस जंगल में पहुंच गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे शाम होने लगी। इसके बावजूद दोनों वापस घर नहीं लौटे। उधर जब साक्षी घर से निकली थी तो उसने अपनी चाची से पहले ही कह दिया था कि उसे लौटने में थोड़ा समय लग सकता है और वे इंतजार ना करें। साक्षी छतरपुर में अपनी चाची के साथ रहती थी और पढ़ाई करती थी। शाम के करीब 6 बजे तक साक्षी का इंतजार किया गया, लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो उसकी चाची और चाचा चिंतित हो गए। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी परेशान होने लगे। उधर मोनू भी अपने घर नहीं पहुंचा था। जब शाम तक वह भी नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले भी चिंता में आ गए। दोनों परिवार एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे और उनके बीच आना जाना भी लगा रहता था। जब साक्षी के घर वाले मोनू के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मोनू भी गायब है। अब स्थिति और गंभीर हो गई थी। दोनों परिवार वालों को यह समझ में आ गया था कि दोनों एक साथ कहीं गए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। इस स्थिति में दोनों परिवारों ने आपस में बैठकर यह फैसला किया कि वे खुद ही दोनों की तलाश करेंगे। उन्होंने सबसे पहले दोनों के फ़ोन नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे थे। परिवार वालों ने पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसकी वजह यह थी कि उन्हें लगता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शायद घर वालों के डर से कहीं भाग गए। उन्हें यह उम्मीद थी कि कुछ समय बाद दोनों खुद ही वापस आ जाएंगे। इसी सोच के साथ परिवार वाले लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और देखते ही देखते लगभग 14 दिन गुजर गए। करीब 14 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2017 को एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे मामले को अचानक एक नया मोड़ दे दिया। उस दिन एक किसान झंझन देवी की जंगल की तरफ से गुजर रहा था। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र अपने कुत्ते पर पड़ी, जो अपने मुंह में कुछ दबा कर ला रहा था। जब किसान ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। कुत्ते के मुंह में एक इंसान का हाथ था जो पूरी तरह सड़ा गला हुआ था और उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। किसान ने तुरंत समझ लिया कि यह किसी इंसान का ही हाथ है। यह दृश्य इतना डरावना था कि उसने बिना समय गंवाए तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने उस हाथ की जांच करनी शुरू की। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि यह हाथ किसी इंसान का है या फिर नहीं, और अगर है तो आखिर यह यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब यह मामला पूरी तरह से एक रहस्य बन चुका था, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। अब पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल यही था कि जो सूचना मिली है वह सच है या किसी तरह की अफवाह। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने पूरी गंभीरता के साथ जांच शुरू कर दी। थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया। अलग अलग यूनिट की कई टीमें जंगल के अलग अलग हिस्से में फैल गई और हर दिशा में बारीकी से जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी वैसे वैसे मामला और ज़्यादा गंभीर होता चला गया। लगभग 200 मीटर के दायरे में हर जगह इंसानी हड्डियां बिखरी हुई मिलने लगी। ये हड्डियां अलग अलग स्थानों पर पड़ी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने हर एक हड्डी को सावधानी से इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें जोड़कर देखने की कोशिश की। जब सभी हड्डियों को एक साथ जोड़ा गया तो जो सच्चाई सामने आई वह और भी चौंकाने वाली थी। यह हड्डियां किसी एक इंसान की नहीं
बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों की थी। इसका मतलब साफ था कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग इंसानों की मौत हुई थी। यह खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी। पहले आसपास के गांव में चर्चा हुई, फिर यह बात कस्बे और शहर तक पहुंच गई। हर कोई इस घटना के बारे में बात करने लगा और माहौल में डर और सनसनी दोनों फैल गए। उधर मोनू और साक्षी के परिवार वाले पिछले कई दिनों से अपने बच्चों की तलाश कर रहे थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि जंगल में दो लाशें मिली है तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वे लाशें उनके ही बच्चों की हो। इधर मौके पर फॉरेंसिक टीम अपनी जांच में जुटी हुई थी। जांच के दौरान कुछ और अहम सुराग भी सामने आए। पुलिस को वहां एक जहर की शीशी मिली जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि इस घटना में जहर का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। इसके अलावा थोड़ी दूरी पर दो इस्तेमाल किए गए कंडोम भी पाए गए। इन कंडोम को देखकर पुलिस को यह अंदाजा होने लगा कि घटना के पीछे कुछ और भी हो सकता है। आसपास के इलाके में ऐसे निशान भी मिले जिनसे लग रहा था कि वहां बार बार उल्टी हुई होगी। कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे निशान भी जमीन पर दिखाई दे रहे थे, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि कुछ असामान्य जरूर हुआ होगा। पुलिस ने हर एक पहलू को जोड़ना शुरू किया। हर छोटे से छोटे सुराग को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये दोनों लाशें किसकी है और इनके साथ क्या हुआ था। हालांकि शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन हड्डियों के टुकड़े अलग अलग हिस्से में फैले हुए थे। चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो या सिर का हिस्सा हो या हाथ पैरों की हड्डियां हो, हर चीज लगभग 200 मीटर के दायरे में बिखरी हुई थी। यह दृश्य अपने आप में बेहद भयावह था। इसी बीच मोनू और साक्षी के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से बातचीत की और बताया कि उनके बच्चे पिछले कई दिनों से लापता है और वे उन्हें लगातार तलाश कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को वहां एक स्कूल बैग मिला, साथ ही लड़की के सैंडल और उसके कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए मिले। थोड़ी दूरी पर लड़के के ब्रेसलेट और उसके कपड़े भी बरामद हुए। इन सभी चीज़ों को देखकर अब यह लगभग साफ हो चुका था कि जो दो लाशें मिली है वे एक लड़की और एक लड़के की है। जब परिवार वालों ने इन सामानों को देखा तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया। बैग, सैंडल और कपड़ों के आधार पर उन्होंने पुष्टि की कि यह साक्षी है जो बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। वही ब्रेसलेट और कपड़ों के जरिए उन्होंने मोनू की भी पहचान कर ली। अब यह मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि यह वही दोनों हैं जो पिछले 14 दिनों से लापता थे। उसके बाद पुलिस ने और गहराई से जांच शुरू की। पूछताछ और तलाशी के दौरान यह सामने आया कि उनका बाकी सामान तो मिल गया, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें गायब हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम और सबसे महत्वपूर्ण दोनों के मोबाइल फ़ोन भी गायब थे। अब मामला और भी उलझ गया था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम की मदद से यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और इसके पीछे कौन हो सकता है। इसी दौरान अधिकारियों ने उस जहर की शीशी पर खास ध्यान दिया जो मौके से मिली थी। उसे देखकर उन्होंने एक शुरुआती अनुमान लगाया कि संभवतः लड़का और लड़की ने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दे दी हो, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था और इस मामले की असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी थी। मौके पर मिले शुरुआती सुरागों को देखकर पुलिस ने सबसे पहले यही अनुमान लगाया कि शायद लड़का और लड़की ने खुद ही जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रारंभिक अंदाजा था जिसे जांच के दौरान परखा जाना बाकी था। जब पुलिस का ध्यान सबसे पहले परिवार वालों की ओर गया, दोनों परिवारों को जांच के दायरे में लाया गया और उनसे बार बार पूछताछ की जाने लगी। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि लड़की और लड़के की जातियां अलग अलग थीं। ऐसे मामलों में अक्सर परिवारों के बीच विरोध या दबाव देखने को मिलता है, इसलिए शुरुआती शक परिवार पर जाना स्वाभाविक था। पुलिस को यह संभावना लग रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार वालों ने दबाव डाला हो या किसी तरह की मारपीट या मानसिक तनाव के कारण लड़का और लड़की घर से भाग गए हों और फिर इस जंगल में आकर उन्होंने कोई बड़ा कदम उठा लिया हो। लेकिन जब पुलिस ने घर के आसपास सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की तो एक दिलचस्प बात सामने आई। उन सभी के बयान एक जैसे थे। किसी के बयान में कोई विरोधाभास नहीं था। हर कोई एक ही तरह की जानकारी दे रहा था, जिससे यह साफ होने लगा
कि परिवार वालों की तरफ से किसी तरह की साजिश या दबाव की बात सामने नहीं आ रही है। धीरे धीरे पुलिस को भी यह महसूस होने लगा कि शायद इस घटना में परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है। अब सवाल यह था कि आखिर गलती कहाँ हुई है और इस घटना के पीछे कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। इसी दौरान पुलिस की नज़र एक बार फिर उन कंडोम पर गई जो मौके पर पड़े हुए मिले थे। जब इन पर ध्यान दिया गया तो यह साफ हुआ कि ये कंडोम इस्तेमाल किए हुए थे। इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि घटना के दौरान वहाँ कुछ और भी हुआ होगा जो अब तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा पुलिस को आसपास कुछ बोतलें और उनके रैपर भी मिले। इन चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ किसी ने शराब पी ली थी और उसके साथ कुछ खाने पीने का भी सामान इस्तेमाल किया गया था। इन सभी चीज़ों को जोड़कर पुलिस को यह शक होने लगा कि इस घटना में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अब जांच एक नए दिशा में बढ़ने लगी थी। पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल यानी CDR निकलवाई। इसके साथ साथ उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जाने लगी, लेकिन शुरुआती जांच में मोबाइल डेटा से कोई ऐसा खास सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया या यह एक हत्या का मामला है। सब कुछ अभी भी एक उलझी हुई पहेली जैसा ही था। उसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर डाल दिया। कई दिनों तक कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक नंबर सक्रिय हो गया जबकि दूसरा नंबर अब भी बंद था। जैसे ही नंबर चालू हुआ पुलिस ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस की। पता चला कि यह नंबर पास के ही एक गांव में इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच करने पर सामने आया कि वह मोबाइल नंबर कामता कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के पास है जो उसी गांव का रहने वाला था। पुलिस ने बहुत सावधानी से काम लिया। उन्होंने न तो उसे फ़ोन किया और न ही उसे कोई चेतावनी दी। सीधे उसकी निगरानी की गई और फिर एक रणनीति के तहत उसके घर की घेराबंदी कर ली गई। उसके बाद पुलिस ने उसे बिना किसी शोर शराबे के अपनी हिरासत में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि यह मोबाइल उसके पास कैसे आया तो उसने बताया कि यह फ़ोन उसे उसके ही गांव के एक दोस्त ने दिया है जिसका नाम देवेंद्र राय है। उसने यह भी कहा कि यह मोबाइल उसे हाल ही में मिला है। जैसे ही देवेंद्र राय का नाम सामने आया पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। पुलिस ने बिना देर किए देवेंद्र राय को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने यही कहा कि वह जंगल में गया था और वहां उसने 2 लाशें देखी। उसने यह भी बताया कि उसने लाशों के पास से एक मोबाइल उठा लिया था, लेकिन इस घटना में उसका कोई रोल नहीं है। उसने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया और यह जताने की कोशिश की कि वह सिर्फ एक संयोगवश वहां पहुंचा था। उसकी कहानी सुनकर एक पल के लिए पुलिस को भी लगा कि शायद यह सच बोल रहा है। उसकी बातों में एक सहजता थी जिससे पहली नज़र में शक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन असली सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी और पुलिस उसे उजागर करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ी। शुरुआत में पुलिस को एक पल के लिए लगा कि देवेंद्र राय जो बता रहा है वह सच हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह भरोसा करना जल्दबाजी होती। इसलिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर डाल दिया और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई। जांच में उसके फ़ोन से कोई खास संदिग्ध जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन एक बात जरूर थी जो पुलिस के ध्यान में आई। देवेंद्र राय का उस रास्ते से अक्सर आना जाना होता था। वह उस इलाके से अच्छी तरह परिचित था और यह बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत थी। जब पुलिस ने उससे गहराई से बातचीत की तो कुछ ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने जांच की दिशा ही बदल दी। पता चला कि पास ही कुछ दूरी पर एक फार्म हाउस है जो राकेश कुमार गिरी का है और देवेंद्र राय पिछले लगभग 15 सालों से वहीं काम कर रहा है। अब पुलिस ने राकेश गिरी से भी बातचीत शुरू की। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। जब उनके बयान आपस में मिलाए गए तो उनमें कुछ विरोधाभास नजर आया। यही वो बिंदु था जहां पुलिस को शक और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के DNA सैंपल लेने का फैसला किया। सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए सागर स्थित फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया।
वहीं दूसरी ओर जो कंडोम मौके से मिले थे उनके अंदर और बाहर से भी सैंपल लिए गए और उनकी भी जांच कराई गई। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उसने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। कंडोम से मिले डीएनए सैंपल देवेंद्र राय और राकेश गिरी गोस्वामी के डीएनए से पूरी तरह मेल खा गए। अब यह साफ हो चुका था कि इस घटना में इन दोनों का सीधा हाथ है। जब पुलिस ने इस सबूत के आधार पर उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में वे इधर उधर की बातें करने लगे और सच्चाई छिपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ज़्यादा देर तक वे टिक नहीं पाए। आखिरकार दबाव में आकर उन्होंने जो सच बताया वह बेहद डरावना था। उन्होंने बताया कि उस दिन यानी 11 अगस्त 2017 को देवेंद्र राय उसी रास्ते से गुजर रहा था जब उसने साक्षी और मोनू को जंगल में देखा। पहले वो दूर खड़े होकर उन्हें देखता रहा। उस समय दोनों सिर्फ बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कुछ समय बाद जब उन्हें लगा कि आसपास कोई नहीं है तो वे और करीब आ गए। यही वो पल था जिसने पूरी घटना की शुरुआत की। देवेंद्र राय ने यह सब देखने के बाद तुरंत अपने मालिक राकेश गिरी गोस्वामी के पास जाकर उसे पूरी बात बताई। देवेंद्र राय ने यह सब देखने के बाद तुरंत अपने मालिक राकेश गिरी गोस्वामी के पास जाकर उसे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जंगल में एक लड़का और एक लड़की अकेले हैं और एक दूसरे के साथ बैठे हैं। जैसे ही राकेश गिरी ने यह बात सुनी उसने बिना देर किए तुरंत कदम उठाया। उसने अपने फार्म हाउस से 2 कंडोम उठाए, एक लाठी ली और साथ ही एक कुल्हाड़ी भी उठा ली। इसके बाद वह देवेंद्र के साथ सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। दोनों तेजी से उस जंगल की ओर बढ़े जहां साक्षी और मोनू मौजूद थे। उस समय तक साक्षी और मोनू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास कोई और भी आ चुका है। जैसे ही राकेश गिरी वहां पहुंचा उसने बिना किसी चेतावनी के मोनू पर डंडे से पूरी ताकत के साथ वार किया। यह वार इतना अचानक और जोरदार था कि मोनू को संभलने का या चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला और वह वहीं पर गिर गया। यह देखकर साक्षी बुरी तरह घबरा गई। वह डर के मारे कांपने लगी और रोते हुए रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन दोनों आरोपियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसे धमकाया कि अगर उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके साथ भी वही किया जाएगा जो मोनू के साथ किया गया है। डर के कारण वह पूरी तरह सहम गई। उसके बाद दोनों ने साक्षी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। साक्षी लगातार रोती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मोनू उस समय तक होश में आ चुका था, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था, लेकिन पूरी तरह वह असहाय था। एक तरफ एक आरोपी साक्षी के साथ अत्याचार कर रहा था तो दूसरी तरफ दूसरा आरोपी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था जिससे वह मोनू को धमका रहा था। वे दोनों अपने मन मुताबिक उन दोनों के साथ क्रूरता करते जा रहे थे। इसके बाद राकेश गिरी ने अपने नौकर देवेंद्र राय से कहा कि वह तुरंत फार्म हाउस जाकर जहर की शीशी लेकर आए। उसने उसे एक खास जगह बताई और कहा कि जितनी जल्दी हो सके जहर लेकर वापस आ जाओ। देवेंद्र बिना समय गंवाए वहां से भागा और फार्म हाउस की ओर निकल पड़ा ताकि अगला कदम उठाया जा सके। देवेंद्र राय जल्दी जल्दी भागते हुए फार्म हाउस पहुंचा और वहां से जहर की शीशी लेकर वापस लौट आया। उस शीशी में सल्फास जैसा जहरीला पदार्थ था जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। आमतौर पर इसकी थोड़ी सी मात्रा भी किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जब वह जहर लेकर वापस आया तो दोनों आरोपियों ने उसे पानी में घोला। इसके बाद उन्होंने साक्षी और मोनू को जबरदस्ती वह जहर पिला दिया। दोनों की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आरोपी वहीं बैठकर शांति से उन्हें देखते रहे। वे बिल्कुल तसल्ली के साथ इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों की सांसें थम जाएगी। जब तक उनके प्राण पूरी तरह से निकल नहीं गए तब तक वे वहीं बैठे रहे। यह पूरी घटना उनकी क्रूरता और निर्दयता को साफ तौर पर दिखाती है। जब दोनों की मौत हो गई तो उन्होंने उनके सामान को खंगालना शुरू किया। उनके पास जो भी चीज़ें थी जैसे मोबाइल फ़ोन, पर्स
और पर्स में रखे गए लगभग 2500 रुपये, सब कुछ उन्होंने अपने साथ ले लिया। उन्होंने खास तौर पर उन चीज़ों को उठाया जिनसे उनकी पहचान हो सकती थी। इसके बाद उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। एक मोबाइल फ़ोन देवेंद्र राय ने अपने गांव के ही एक व्यक्ति कामता कुशवाहा को दे दिया, जबकि बाकी सामान उन्होंने फार्म हाउस में छुपा कर रख दिया। दोनों को पूरा भरोसा था कि अब वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा है जिससे पुलिस उन तक पहुंच सके। करीब 14 दिनों तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दोनों के परिवार वाले बदनामी के डर से पुलिस तक नहीं पहुंचे। उन्हें लगता रहा कि दोनों कहीं भाग गए हैं और कुछ समय बाद वे दोनों वापस आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। दोनों को बहुत ही निर्दयता से मौत के घाट उतारा जा चुका था। पुलिस ने धैर्य के साथ हर एक कड़ी को जोड़ा और धीरे धीरे इस पूरी मामले की गुत्थी सुलझाई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद 30 दिसंबर 2023 को इस मामले में फैसला सुनाया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों देवेंद्र राय और राकेश गिरी गोस्वामी को दोषी पाया और उन्हें डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा का मतलब था कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार आजीवन कारावास भुगतना होगा। हालांकि व्यवहारिक रूप से एक जीवन में यह संभव नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार यह उनकी सजा की गंभीरता को दर्शाता है। आज दोनों आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह एक नौकर ने अपने मालिक के साथ मिलकर 2 मासूम जिंदगियों को खत्म कर दिया। मोनू और साक्षी दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे और अपने भविष्य को लेकर कई बड़े सपने देख रहे थे। उनके परिवार वालों को उन पर पूरा भरोसा था। यही कारण था कि उन्होंने कभी उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं की। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन यही भरोसा उनके बच्चों की ज़िंदगी पर इतना भारी पड़ जाएगा। सबसे दुखद बात यह रही कि परिवार वालों ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई। अगर उन्होंने तुरंत कदम उठाया होता तो शायद कहानी का अंत कुछ और ही होता। दोनों की जिंदगी अधूरी रह गई। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ जंगल में खत्म हो गया। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में सतर्क रहना चाहिए और समय पर सही कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और समाज जागरूक बने, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बचाने में मदद कर सकता है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपना विचार कमेंट में ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर किसी आपराधिक घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।